गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ब्रीदिंग मैकेनिज्म के तहत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लंग कैपेसिटी एंड पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि इसको कौन सी चीज़ें हैं जो रेगुलेट करती हैं, यानी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को हमने देखा था और फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये देखते हैं हम, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, पहले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था कि ब्रीदिंग क्या होती है और कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज। आइए देखते हैं ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज क्या है। यानी गैसों का आंशिक दाब, गैसों का आंशिक दाब। ये गैसों का आंशिक दाब के लिए आपने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, डाल्टन्स रूल। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके अंदर जितनी गैसें पाई जा रही हैं उसके पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। मतलब इन्होंने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर एंड टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनी गैस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब अगर इसमें एक गैस P1 है, दूसरी गैस P2 है, तीसरी गैस P3 है एंड सो ऑन है, तो इन सभी का पार्शियल प्रेशर मिला करके ये टोटल प्रेशर होगा। यानी आंशिक का मतलब ही होता है अंश, एक अंश के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैसें रखी हुई हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे गैस है ए, यहाँ देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ ए है गैस, सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे बी गैस है, सपोज कर लीजिए ये बी गैस है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों अब जब एक पात्र में आकर के मिल जाएंगी तो क्या होगा भाई, अब ये गैसें भी जो इंडिविजुअली अपना यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रही थी वो भी इसमें आ गई, और ये जो गैसें हैं ये भी इंडिविजुअली अपना रोल प्ले कर रही थी, ये भी इसमें आ गई। अब क्या होगा, ये सब मिल करके इस पात्र की दीवारों पर प्रेशर डालेंगे तो ये जो टोटल प्रेशर होगा, यानी इन सबका प्रेशर मिला करके टोटल प्रेशर होगा। तो आंशिक, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह कमरा है और इस कमरे में 10 लोग हैं और 10 लोग जो है अकेले अकेले अपना, मान लीजिए दीवार को खोलने के लिए एक आदमी जो लगा रहा है तो उसका आंशिक दाब हुआ, तो इधर से दीवार को प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो उसका आंशिक हुआ, कोई इधर से कर रहा है तो आंशिक हुआ। लेकिन सब एक साथ मिल करके अगर एक ही फाटक को दबाएंगे तो निश्चित रूप से वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबका प्रेशर मिला करके एक टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो ये हमारा है टोटल प्रेशर, यानी सभी गैसों के दाब को हम जोड़ देती है, डाल्टन्स रूल है। तो इसको हम लोग देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसके आधार पर आज हम इसको समझेंगे कि किस तरह से गैसों का डिफ्यूजन होता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी गैस जो है हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर जाती है। तो आइए देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर क्या है और इसका क्या होता है, हमारी एल्विलाई में क्या होता है और कैसे ये गैसें जो है प्रभावित होती है, इनकी कैसा डिफ्यूजन होता है। एक चीज़ और आप यहाँ बताता चलो, पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालना हो तो एक काम आप कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। ये एक ट्रिक बताते हैं, पार्शियल प्रेशर अगर आपको मालूम है किसी का तो उसकी मदद से आप परसेंटेज निकाल सकते हो उस गैस का, और अगर परसेंटेज मालूम है तो पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो। आप जानते हो कि जो हमारा वातावरण है इसके अंदर तमाम गैसें हैं, जैसे मेन हमारा नाइट्रोजन है 78 पॉइंट कुछ करके है, उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन है 20.48 के करीब है, और उसी तरह से हमारा अन्य जो गैसें हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य आर्गन हीलियम
इस तरह की गैसें और जलवाष्प भी पाई जाती है हमारे वातावरण में। तो पार्शियल प्रेशर अगर किसी चीज़ का पता है तो उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज पता है तो हम उसको पार्शियल प्रेशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का पार्शियल प्रेशर हमको निकालना हो तो हम उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए हम ऑक्सीजन का ही निकालते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो वातावरण में जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 159 होता है, ठीक है ना, mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 159 mmHg होता है। अब इसी की सहायता से हम चाहे तो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में कितनी है उसको निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि टोटल ओवरऑल जो वातावरण का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है भाई, 760 mmHg। तो इसमें हम 760 का भाग दे देंगे, 760 का भाग दे देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब आप इसमें भाग दे देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कट कर लेंगे, ये आपका पकड़ लेगा ये 20.84%। तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर अगर पता है तो पार्शियल प्रेशर की सहायता से हम निकाल सकते हैं। 760 का भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे तो हमें उस गैस का परसेंटेज भी पता चल जाएगा। ये रहा हमारा पार्शियल प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं कि यह पार्शियल प्रेशर जो है किस तरह से पाया जाता है हमारे वातावरण में और हमारे एल्विलाई में, और इसका रोल क्या है, और ये कैसे गैसें जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज होती हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, कैसे हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर की तरफ, हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ये गैसें डिफ्यूज होती है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जब हम दो गैसों की मुख्य रूप से बात करेंगे, एक हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, सबसे पहली बात हम करेंगे ऑक्सीजन, और दूसरी बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग बात करेंगे, और इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये इन गैसों का पार्शियल प्रेशर हमारी एल्विलाई में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, फिर हमारे टिश्यू में क्या है, और हमारे ब्लड में क्या है, और कैसे ये गैसें जो है डिफ्यूज होती है। तो आइए देखते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऊटी की बात करें, एटमॉस्फेयर में हम अगर देखें हमारे वातावरण में, मैंने अभी आपको बताया कि 20.84% यानी 21% के करीब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो इसका पार्शियल प्रेशर अभी परसेंटेज से कन्वर्ट करके निकालेंगे, ये हमारा पकड़ेगा 159 mmHg, याद रखिएगा। अच्छा, अब वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो ये होगा 0.3 जो है mmHg होगा। अब देखिए, ये पार्शियल प्रेशर जब हम एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं जब हमारे एल्विलाई में आएगा, यानी हमारी जो एल्विलाई है उसके अंदर जब यह ऑक्सीजन आती है तो पार्शियल प्रेशर इसका घट जाता है, यानी हो जाता है 104 mmHg। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर जो है 40 mmHg हो जाता है। अब देखिए, एल्विलाई से फिर क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेशन कैसे होता है। तो जब ऑक्सीजनेशन होगा, उस ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया में यह जो है ये 95 हो जाता है mmHg, और ये हमारा 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। फिर हम लोग जब आगे की बढ़ते हैं, डीऑक्सीजनेशन की तरफ जाएंगे, यानी डीऑक्सीजनेशन होगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 40 mmHg, घट जाएगा। यह टिश्यू में जब जाएगा तो पुनः ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। ये बताओ, ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्या होगा, 45 हो जाएगा mmHg। तो ये रहा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी पार्शियल प्रेशर जैसे ही हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159 होता है, और जैसे एल्विलाई में हमारे प्रवेश करती है तो इसका पार्शियल प्रेशर 104 हो जाता है। और जब यह एल्विलाई से ऑक्सीजन इसको ऑब्टेन होता है तो ऑक्सीजनेशन जब इसका होगा तो 95 mmHg हो जाता है। और जब ये ऑक्सीजन
ले लिया जाता है तो 40 mm डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है और टिश्यू में से कंजम्पशन हो जाता है तो 40 हो जाता है। और ये रहा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और एल्विलाई में हमारा 40 हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा 40 हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड में यानी चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें अधिक होगी ये बढ़ जाएगा और टिश्यू में भी ये बढ़ जाएगा। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि जो जहाँ पे यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम अगर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैक्सिमम इसका मैक्सिमम क्या होगी 45 होगी, ठीक है, और मिनिमम 40 होगी। ये मैक्सिमम की बात है, बहुत जाएगी तो मैक्सिमम 45 mm दी जाएगी और मिनिमम इसका क्या होगा 40 mmHg होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम 40 मान ले और ये 45 मान ले, ये बात याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का जब ये मैक्सिमम होगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ क्या होगा ऑक्सीजन जो है मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी भाई 40 हो जाएगी और अगर ये मिनिमम होगी तो ये हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन के संबंध में है। अब इसको लेकर के हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होता है, आइए देखते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं इस चीज को, देखते हैं कि जैसे ये हमारी एल्विलाई है, ठीक है, ये हमारी क्या है एल्विलाई है। एल्विलाई का हमने बताया था कि इसमें SSB से पिछले लेक्चर में बताया है SSB यानी ये सिंपल यानी स्क्वैमस एल्विलाई की जो दीवारें होती हैं वो सिंपल स्क्वैमस होती हैं, आप जानते हो। और मैंने बताया था कि जो हमारा लंग होता है एक लंग में ये एल्विलाई की संख्या 150 करोड़ की होती है और दोनों में अगर हम ले लें तो 300 करोड़ यानी 300 मिलियंस के बराबर होती है। तो ये बाइकुबिकाएँ हैं, इनकी संख्या पाई जाती है। अब हम SSB इसमें 3 दीवारें होती हैं, ये पिछले लेक्चर हमने बता दिया है कि पहले ये सिंपल स्क्वैमस होती हैं और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये ब्लड स्ट्रीम है, ये इंडोथीलियल एपिथेलियल स्क्वैमस सेल की बनी होती है। ये 3 दीवारों को क्रॉस करके ही हमारे ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो देखिए आइए देखते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है। ये हमारी है एल्विलाई, ये क्या है भाई एल्विलाई, एल्विलाई है, एल्विलाई की ये सैक है। तो आप जानते हैं कि जब हम एटमॉस्फेयर में सपोज कर लीजिए 159 mmHg जो हमारी ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है और वो क्या करेगी हर पार्शियल प्रेशर टू द, चूंकि वातावरण में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अधिक है तो वो क्या करेगी ये वातावरण से इसके अंदर हमारे एल्विलाई में प्रवेश करेगी। तो अब यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर और जैसे ही वो एल्विलाई में प्रवेश करेगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा 104 mmHg हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वहीं पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका पार्शियल प्रेशर जो है क्या हो जाएगा 40 mmHg, 40 mmHg हो जाएगा, ये बात याद रखिए। ये कहानी है एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो किस तरह से आ रहा है, हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाते समय इसको क्लियर किया था। आइए थोड़ी सी बातें उसको देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्थितियाँ क्लियर हो जाए। जैसे हम जानते हैं ये जो हमारा हार्ट है, कुछ कर लीजिए एक जनरल सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ट क्या है 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं और ये हमारा क्या है लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बात बताया था हमने, ठीक। और ये हमारा क्या है राइट एट्रियम है और ये हमारा क्या है राइट वेंट्रिकल है। और इसमें हमने बताया था कि जब ये हमारे जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है ये पूरे बॉडी से आता है, ये क्या होता है यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा इसके अंदर आकर के खुलती हैं और वो ब्लड हमारा क्या होता है
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरी बॉडी से लाया गया रहता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है और इस राइट एट्रियम में हमने बताया था कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं और ये हमारा किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो फिर इससे क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने समझाया है। अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को जरूर देखें। अब यहाँ से क्या होता है, हमने बताया था कि पल्मोनरी आयोटा निकलती है और ये पल्मोनरी आयोटा क्या करती है, दो पार्ट में बट करके हमारे राइट लंग में और लेफ्ट लंग में ये जाती है और यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी लंग में क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन इसको मिल जाती है और जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो यह ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये अभी हमने क्या देखा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है और राइट वेंट्रिकल से ये जो पल्मोनरी आयोटा है ये निकल करके जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा करके लंग में हमारा प्यूरिफाई होता है, आप जानते हो। और उसके बाद से जब यह प्यूरिफाई हो जाता है तो आपने पढ़ा है कि पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। इस प्रोग्राम में हमने पढ़ाया है। यहाँ से क्या करती है भाई, ये जब प्यूरिफाइड यानी ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है तो वो ब्लड किस में आता है, लेफ्ट आर्टिकल में आता है और लेफ्ट आर्टिकल से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से क्या होता है, मैंने बताया है उसमें सिस्टमिक आयोटा, सिस्टमिक आयोटा के थ्रू ये ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। और पुनः यहाँ से बॉडी में सर्कुलेशन जब हो जाता है तो क्या होता है, ये वेन में कन्वर्ट होती हैं और ये सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के माध्यम से पुनः यह ब्लड जो है राइट आर्टिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो कहानी है ब्लड के सर्कुलेशन की। तो वही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो क्या रहा है, हमारा इसके अंदर जो ब्लड की एल्विलाई है इसमें अंदर क्या हुआ है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सब कुछ कर लीजिए। जब यह ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें अधिक होगी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, 45 mmHg हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg यहाँ पे हो जाता है, 45 mmHg यहाँ पे हो जाता है। ये है, सब कुछ कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक है। और ऑक्सीजन की क्या है भाई, ऑक्सीजन की यहाँ पे कम है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है तो ये हो जाता है ऑक्सीजन का 45 की जगह पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, 40 mmHg। अभी मैंने बताया कि जिसका कम होगा उसका 40 मान के चलो। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 104 है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है 40 है। तो निश्चित रूप से अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन हमारी एल्विलाई, ये जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में अधिक था इसलिए वो इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गई। चलो ये PO2 आ गई, ठीक है, तो 104 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है और इसमें हम क्या देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इस एल्विलाई के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर की वजह से यानी एल्विलाई से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में आई और ब्लड स्ट्रीम से इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे अधिक था, ये हमारे एल्विलाई में प्रवेश कर गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये ब्लड स्ट्रीम से आगे बढ़ता हुआ अब क्या होगा, हमारे जब फेफड़े के अंदर आता है तो वहां पे आप जानते हैं, भी मैंने बताया कि ये जब पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से इस फेफड़े के अंदर जब ब्लड जाएगा तो इसका प्यूरिफिकेशन होगा यानी ऑक्सीजनेशन होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजनेशन होगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा यहाँ पे, और तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो क्या होगा, अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर बढ़ जाने के कारण यहाँ से डिफ्यूजन हो जाता है, यानी टिश्यू के अंदर एक ऑक्सीजन चली जाती है, और टिश्यू ने जो यूज किया, क्योंकि आयोटा है भाई, ये पल्मोनरी आयोटा या सिस्टमिक आयोटा के माध्यम से हमारे टिश्यू ने, सपोज कर लीजिए टिश्यू ने तो इसको यूज किया ना, इस ऑक्सीजन को यूज किया है, तो यहाँ ऑक्सीजन की यूज करने पे कम हो गई, और पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजन का तो ज्यादा था, तो कंजप्शन हो गया, यानी अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो पुनः जो है क्या होगा, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से ये पार्शियल प्रेशर की वजह से गैसों का डिफ्यूजन होता रहता है, एल्विलाई से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली आती है, और ब्लड स्ट्रीम से एल्विलाई के अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है, पार्शियल प्रेशर 35 हो जाता है, वो टिश्यू के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब यूज होता है तो पार्शियल प्रेशर इसका बढ़ जाता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ चला जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऐसा फैक्टर है जो हमारा एल्विलाई में अधिक है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर चूंकि एक अधिक होगा तो एक कम होगा, ये इसलिए एल्विलाई से जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और ये जो है इसका जब बढ़ जाता है एल्विलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए यहाँ पे टिश्यू में 45 हो गया तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजनेटेड में 95 होगा तो इसका कम हो जाएगा। तो याद करने का आसान तरीका यह है कि एक फॉरवर्ड होगी एक बैकवर्ड होगी, जहां जहां आप देखिएगा कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पीछे है तो क्या होगी, उसको 40 मान लीजिए, या ऑक्सीजन पीछे है तो उसको 40 मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एल्विलाई में ऑक्सीजन अधिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो गई भाई, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन अधिक है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कम हो गई तो हमारी ये देखिए 45 हो गई, ये बढ़ गई, और ये हमारा अधिक है कम है ये अधिक हो गई, इसी बात को ध्यान में रखिएगा, और ऑक्सीजन में तो 95 हो जाएगा। ये रहा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसकी मदद से जो है ये गैसों का डिफ्यूजन होता रहता है, और पिछले लेक्चर में हमने डिटेल बताया था कि गैसों का डिफ्यूजन जो है मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है। वहां हमने बताया था कि ये देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर और 3 बातें हमने बताई थी, वहाँ 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, इस पे निर्भर करता है। दूसरी बात हमने बताया था कि थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात किया था, ठीक है, टफ से बताया था हमने, और सॉल्युबिलिटी की बात किया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी देखते हैं कि कौन गैस है किसमें ज्यादा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस हमने भी बताया कि जिसका पार्शियल प्रेशर अधिक होगा वो हायर टू द लोअर चली जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसी परिस्थितियां हो रही हैं उसी हिसाब से पार्शियल प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड से एल्विलाई में जाना, या एल्विलाई से ऑक्सीजन का ब्लड के स्ट्रीम के अंदर आना, ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह थिकनेस हम देखते हैं कि ये मतलब तीनों लेयरों की जितनी ही कम थिकनेस होगी, जितना ही वो कम मोटा होगा, जितना ही पतला होगा, उतना ही गैसों का ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 1 मिली mm से भी ये कम होती है इसकी थिकनेस, इसलिए बड़े आसानी से इसमें गैसों का डिफ्यूजन होता रहता है। और सॉल्युबिलिटी में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो ये रहा हमारा गैसों का डिफ्यूज़न, यानी गैस जो है कैसे डिफ्यूज़ करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनका डिफ्यूज़न कैसे होता है। ये रहा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह जो एक्सचेंज हो गया है, अब ये कैसे ट्रांसफर की जाएंगी और टिश्यू तक कैसे पहुंचेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, उसमें कहानी के माध्यम से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।